नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो प्राचीन इतिहास के बढ़ते सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता को, और वैदिक सभ्यता से संबंधित उसकी बेसिक जानकारी कह लें या उसका प्रारंभिक बिंदु, मतलब कैसे वैदिक सभ्यता में आर्यों का आगमन होता है, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा होता है, कैसा उनका व्यवसाय चलता है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, ये सभी चीजों को हमने देखा था। उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता में 4 वेद की रचना हुई थी, जिसे आपको हम बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में। उसके पूरे डिटेल से हम एक वीडियो बनाए थे, जिसमें आपको सारी जानकारी उस वेद से संबंधित आपको दिए थे। तो उसी वैदिक सभ्यता संबंधित आज का ही वीडियो होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे और भी बेसिक, मतलब कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया, आपको हम बता चुके हैं। लेकिन यहां भी देखिएगा आप लोग कि इस वैदिक सभ्यता को काल कर्म के अनुसार 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, मतलब कि वो भाग सबसे प्रारंभिक बिंदु हो, सबसे प्रारंभिक जीवन माना जाता है, जिसे हम लोग पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। मतलब कि ये वैदिक सभ्यता को 2 भाग में काल के अनुसार, मतलब कि उसका समय के अनुसार 2 भाग में बांटा गया। सबसे पहला पार्ट को हम लोग पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और इसी पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ था कि ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए हम लोग इसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो एक भाग हो गया पूर्व वैदिक काल, और एक भाग इसका क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। मतलब पूर्व वैदिक काल के बाद का जो समय चला उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्व वैदिक काल में क्या क्या उसमें परिवर्तन आए थे, कैसे कैसे वहां पे लोग आगे बढ़े थे, और क्या उसकी सभी चीज की जानकारियां मतलब बेसिक रूप से देखेंगे हम लोग कि उसका सामाजिक जीवन कैसा था, वो आर्य लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़ा सा घुमावदार, तो आपको देखना जरूरी है। फिर यहाँ पे देखेंगे आर्थिक जीवन संबंधित कुछ जानकारी, मतलब वो आर्थिक किस तरह से विकासशील थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक उनका जीवन कैसा था, मतलब कैसे उनका शासन प्रशासन चलता था शुरुआती दिनों में, जब वैदिक सभ्यता शुरू हुआ था, जब आर्य लोगों का आगमन हुआ था उस समय में, ठीक है। उसके बाद धार्मिक जीवन से संबंधित भी कुछ जानकारियों को हम लोग देखेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो पूर्व वैदिक काल पे होगा, और एक वीडियो इस पे और आएगा जो हम लेकर के आएंगे उत्तर वैदिक काल पे, जिसे हम वहां पे वो जानकारी दे पाएंगे जहां पे पूर्व वैदिक काल समाप्त होता है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। तो क्या परिवर्तन इसमें आए थे, क्योंकि कभी भी उत्तर वैदिक काल हो या पूर्व वैदिक काल हो, उसका बीच का डिफरेंस तब होता है जब वहां पे बड़ा परिवर्तन कुछ देखा जाता है, समाज ज्यादा विकसित होने लगता है, तब वहां पे कालक्रम बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पे कि वैदिक सभ्यता में हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे, या इसे हम पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों नाम हो सकता है, ठीक है। और इसका अगर हम काल कर्म का अनुसार बात कर लें, मतलब इसका एज बात कर लें, कितना दिन ये रहा था, तो पूरे वैदिक सभ्यता का अगर हम बात कर लें, पूरा वैदिक सभ्यता भारत में विकसित हुआ था वैदिक सभ्यता, तो इसका कालक्रम देख लें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग पूरे को वैदिक सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसको 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग जो पूर्व वैदिक काल है, जो सबसे फर्स्ट पीरियड है, मतलब ये पूरा वैदिक सभ्यता हो गया। तो एक पीरियड क्या हो गया यहां से यहां तक लेके पूर्व वैदिक काल, तो इसका समय पीरियड क्या है, 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक ये काल चला था। उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल का समय, तो ये चलेगा आपको 1000 से लेकर 600। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 1500 से लेकर 1000 बीसी, मतलब कि 500 ईस्वी पूर्व तक का हम लोग जानकारी लेंगे। 500 ईस्वी का डिफरेंस देख ले होंगे आप लोग। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सामाजिक जीवन पे, मतलब आर्य लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक लोग खास रूप से आर्य थे। उनके द्वारा, मतलब मैक्स मूलर के द्वारा बोला गया था कि उनका जो निवासी कहाँ के थे, वो तो मध्य एशिया के। शुरू करते हैं तो सामाजिक जीवन पे हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोग नोट भी इसका बनाते चलिएगा, साथ में बुक से भी पढ़ते चलिएगा, ताकि सारी जानकारियां जो है इसी में याद हो जाए, इसी वीडियो में याद करने का प्रयास भी करिएगा। सबसे पहले सामाजिक जीवन के, मतलब वो जो आर्य लोग थे, वो जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, सबसे पहले ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले वो ग्रामीण थे, सबसे पहले आपको याद रखना है। और जब भी ग्रामीण या मतलब गाँव जैसा उनका मतलब व्यवहार था, गाँव जैसा बस्ती वो बसाते थे, वहां पे उतना मॉडर्न नहीं हो पाए थे। तो यहां पे देखा जाएगा जैसे ही ग्रामीण लोग होते हैं तो थोड़ा सा उनमें एकता ज्यादा होता है, तो एक समूह बना करके रहते थे और अपने आप में एकता रहते थे, ज्यादा लड़ाई वगैरह वो नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले यहां पे है कि सामाजिक जीवन में उनके पास एकता था, मतलब कि समतावादी समाज के वो लोग थे, एक तरह का सोच रखते थे और एक तरह से जिंदगी जिया करते थे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो कि बेसिक आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से नहीं आता, समझ के लिए जरूरी है। फिर देखेंगे हम लोग कि उसका समाज जो था पितृसत्तात्मक था, मतलब आपको बताए थे कि पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि पूरा परिवार का मुखिया पिता होता था, पिता का वहां पे ज्यादा महत्व था, मतलब पुरुष प्रधान भी इसको कह सकते हैं वहां पे, कि समाज जो था पितृसत्तात्मक था। लेकिन किसका, वैदिक सभ्यता का। यहीं पर अगर बात आ जाएगा सिंधु सभ्यता का, तो उसका समाज आपको हम बताए थे कि मातृसत्तात्मक था। यही दोनों में अंतर है, मतलब कि वहां पे देवी देवताओं मतलब कि ज्यादा वैल्यू था वहां पे। उसके बाद महिलाओं का थोड़ा सा वैल्यू था, कहां, सिंधु सभ्यता में।
लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या कि पितृसत्तात्मक था यहाँ का समाज, लेकिन महिलाओं का सम्मान यहाँ पे होता था। ऐसा नहीं था कि सम्मान वहाँ पे नहीं था महिलाओं का, सम्मान मतलब वहाँ पे महिलाओं को भी एक दर्जा दिया गया था, महिलाओं का भी अच्छा स्थान देखा जाता है। कुछ कारणों से एग्जाम्पल को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई स्तुति वगैरह होती थी, सभा समिति का गठन होता था, तो वहाँ पे महिलाएं भाग ले सकती थी। मतलब जहाँ भी सभा लग रहा है, समिति लग रहा है, तो वहाँ पे महिलाओं को भी अधिकार था कि वो अपने अधिकार को रखेंगे, कुछ बात विमर्श करेंगे, वहाँ पे रहेंगे, उस समूह में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्त्रियां जो थी सभा और समिति में भाग ले सकती थी, तथा शिक्षा का भी उनको अधिकार दिया गया था। वो भी मतलब कोई भी शिक्षा वो चाहेंगे तो वो ले सकती थी, ऐसा उनको था। इसलिए यहाँ पे देखा गया पितृसत्तात्मक तो था व्यवस्था, लेकिन वहाँ पे महिलाओं को सम्मान के नजर से भी देखा जाता था, उनको सम्मान दिए गए थे, अधिकार भी दिए गए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी कुछ पॉइंट जिससे पता चलता है कि स्त्रियों को वहाँ पे सम्मान था, उनका अधिकार था क्या, कि वहाँ पे नियोग प्रथा जो था प्रचलन में था। उसके बाद विधवा विवाह का भी वहाँ से प्रमाण मिला है, मतलब कि विधवा जो थी विवाह कर सकती थी। और नियोग प्रथा उसको बोलते हैं जब मतलब कि पत्नी का उसका पति मर जाता है तो वो अपने देवर से भी शादी कर सकती है, और यहाँ पे विधवा होती है जो पति मर जाता है तो वो और भी किसी और से भी शादी कर सकती है। तो ये दोनों व्यवस्था उस समय में प्रचलन में था। इससे पता चलता है कि स्त्रियों को अधिकार दिया गया था, लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रथा है, आगे चल के छीन हो जाती है स्त्रियों से। तब समझ में आता है कि वो स्त्रियों का जो अधिकार गिरने लगा था इसके आगे के युग में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन रूप से वैदिक सभ्यता में याद रखना है कि स्त्रियों के पास अधिकार था, खास रूप से ऋग वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, मतलब ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक एक ही है। इस काल में स्त्रियों को अधिकार प्राप्त था, लेकिन जैसे ही ये काल आगे बढ़ते रहता है और हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, वहां पे देखेंगे कि स्त्रियों का अधिकार धीरे धीरे कम होते चल जाता है और काफी दिन तक वो कम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखें आप लोग, नियोग प्रथा और विधवा प्रथा प्रचलन में था। कब? तो वैदिक सभ्यता में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आइए बात करते हैं उस मतलब जीवन, सामाजिक जीवन से संबंधित वर्ण व्यवस्था पे। मतलब वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं, तो वहां पे कह सकते हैं उसका जातिगत व्यवस्था कैसा था। तो वहां पे जातिगत व्यवस्था उसे कर्म पर आधारित था। ये भी आपको हम बताए थे कि जैसा जो कर्म करता था उस समय उसको उसी जाति का माना जाता था। मतलब कि जो किसी को शिक्षा दिया करता था या किसी का मतलब किसी भी तरह समाज में अच्छाई को आगे बढ़ाता था बात करके या उसको समझा के ग्रुप बना के, उसे हम लोग ब्राह्मण के रूप में रखते थे। और किसी का रक्षक होता था उसे क्षत्रिय के रूप में रखते थे। उसके बाद वहां पे देखेंगे कि वैश्य का भी वहाँ पे वर्ण था। तो वैश्य लोग वो थे जो बिजनेसमैन थे, मतलब उस समय व्यवसाय किया करते थे किसी भी माध्यम से। उसको फिर शूद्र उसको बोलते थे, जो किसी का मतलब हेल्प हमेशा बेगारी किसी का किया करते थे, उसको वहाँ पे कहते थे। तो ये था वहाँ का वर्ण व्यवस्था। कब? पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था विभाजित था किस पर? कर्म पर। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस चीज पर आधारित थी। तो वहाँ पे वंशानुगत थी, पूछ देगा। कर्म पर थी, यहाँ पे धर्म पे थी, मतलब किसी टाइप का आपको दे देगा तो वहाँ पे क्या करना है आपको? कर्म पे मारना। ठीक है, और लोग वहां पे क्या थे कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। और शाकाहारी में खास करके वो दूध का सेवन, दूध से बनी सारी चीजों का सेवन किया करते थे। तो वो चीज वहां पे ज्यादा फेमस था, दूध को लेकर के, उससे बनने वाले जितने भी उत्पाद थे उसका। और मांसाहारी में तो जितने भी वहां पे पशु वगैरह था उसका प्रयोग। मतलब कि वहां के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे और कर्म पे जो था उसका वर्ण विभाजित था। ये सब कंफर्म हो गया आपको। अब चलिए हम लोग आर्थिक जीवन की ओर आते हैं। मतलब उसका आर्थिक जीवन कैसा था, कैसे वो विकासशील किया, क्योंकि बिना आर्थिक के कोई भी आदमी, कोई भी समाज, कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकता है। आर्थिक का मतलब कि वहां पे आमदनी। तो किस प्रकार से वो अपने जीवन में अर्थव्यवस्था को आधार बनाए थे, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाते गए। और आज जो समाज है, आज जो आप देख रहे हैं, वो एक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ते ही हुए आज ये समाज उपस्थित हो पाया है, आपके सामने आ पाया है। तो उस समय कैसे लोग उसका संचालन करते थे, चलिए उसको देखते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार शुरुआत में, मतलब वैदिक सभ्यता के शुरुआत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो पशुपालन को माना गया था। उस समय अगर कहें कृषि का, तो कृषि गौण माना गया है। मतलब उतना कृषि पर जोर नहीं दिया गया था। उस समय के लोग कृषि को उतना महत्व नहीं दिया करते थे जितना पशुपालन, पशु चारागाह, मतलब पशु पर ही वो एक तरह से निर्भर थे। शुरुआती वैदिक सभ्यता के शुरुआती लोग। अब बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल का। अगर इसके बाद का हम बात करें तो वहां पे कृषि प्रधान हो जाता है, क्योंकि कृषि का समझ आ गया था, बहुत सारे खोज हो चुके थे वहां पे, तब कृषि प्रधान हो गया था, पशुपालन सेकंड नंबर पे चल गया था। तो ये आपको समझना होगा कि शुरुआती जब वैदिक सभ्यता शुरू हो रहा था तो वहां पे पशुपालन का ही ज्यादा महत्व था। पशु का मतलब उसका उपयोग करना, जैसे घोड़ा अगर उनके पास है तो उससे मतलब बैलगाड़ी, उसका मतलब रथ बना लिए, बैल है तो उसका बैलगाड़ी बना लिए। इस तरह से पशु पर ही वो निर्भर थे, खास रूप से कृषि पर नहीं थे। लेकिन फिर भी कृषि को 2 नंबर पर रखा जा सकता है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा कि पूर्व वैदिक काल में लोग, आर्य लोग किस पे निर्भर थे, उनका मेन अर्थव्यवस्था का मेन मुख्य आधार क्या था, तो पशुपालन था। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वहां पे देखेंगे गाय भी एक पशु थी। तो गाय का महत्व बहुत ज्यादा वहां पे दिया गया था।
पूर्व वैदिक काल में। क्यों? क्योंकि गाय को वहाँ पे शब्द जो यूज किया गया है, मतलब आपको बताए थे कि ये ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद का जो वो नोट है उसमें लिखा गया, वो जो किताब है उसमें पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको कि गाय का 176 बार उल्लेख मिला है। सभी जानवर की अपेक्षा गाय का महत्व बहुत ज्यादा था। इसको अधन्या के नाम से पुकारा गया है, मतलब न मारे जाने योग्य पशु इसको कहा गया। जो भी इसको मारता था उसके लिए दंड का प्रावधान था, उसको मतलब कि दिक्कत किया जाता था वहां पे, ठीक है। तो गाय क्या था, महत्व तो बहुत ज्यादा था ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि उसका उल्लेख 176 बार ऋग्वेद में मिला है, इससे समझ में आता है। और वही कृषि का अगर बात कर लें तो कृषि का चर्चा मात्र 24 बार है, और कृषि का आपको मंडल भी बताया था कि चौथे मंडल में कृषि के रूप में चर्चा की गई है ऋग्वेद में, ठीक है। लेकिन वहां पर ऋग्वैदिक काल में कृषि का महत्व बहुत कम था, पशुपालन का महत्व बहुत ज्यादा था, और पशु में भी सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया गया था, अघन्या के नाम से उसको पुकारा गया था। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धातु देखेंगे क्या प्रयोग करते थे, क्योंकि किसी भी चीज का प्रयोग ही अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। अब वहां पे अगर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन माने तो पशु को पाल के, मतलब उससे फायदा उठा करके, किसी का सहयोग कर करके उससे पैसा, उससे मुद्रा वगैरह तो था नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली पे काम होता था। तो उसी तरह से लोग आगे बढ़ते गए, मतलब एक वस्तु को देते थे, दूसरे वस्तु को लेते थे, इस तरह से। मुद्रा वगैरह उस समय कोई नहीं था। आज आप देखते हैं 1000 2000 का नोट आपके पास होगा, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, वस्तु दो वस्तु लो, बस ये व्यवस्था वहाँ पे था। लेकिन धातु का प्रयोग अगर औजार के रूप में देख लें, कुछ किसी काम के रूप में देख लें, तो प्रयोग किया जाता था क्या, तांबा या कांसा का प्रयोग वहाँ पे किया जाता था। लोहा का ज्ञान नहीं था ऋग्वैदिक काल के लोगों को, ठीक है। तो तांबा और कांसा का प्रयोग कब देखा गया था, तो धातु में, मतलब पूछ सकता है आपसे कि मतलब पूर्व वैदिक काल में आर्यों को किस धातु का ज्ञान था, तो यहाँ पे कह सकते हैं आप तांबा कांसा, लेकिन ऑप्शन में आपको लोहा भी दे सकता है, सोना भी दे सकता है, और भी बहुत सारी चीज दे सकती है। तो यहाँ पे तांबा और कांसा का उनको ज्ञान था, इसी का औजार बनाकर प्रयोग भी किया करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग को समझ में आगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सामाजिक जीवन में क्या जरूरी था। तो ग्राम बस्ती, मतलब ग्राम बना के लोग रहते थे, वहां पे एकता देखा गया था, समतावादी समाज था वहां पे, समाज जो था पितृसत्तात्मक था, महिलाओं का भी समान था। कैसे पता चलता है, विधवा विवाह हो गया, वहां पे महिलाओं को जो है सभा समिति में भाग लेने का अधिकार हो गया, नियोग प्रथा, विधवा प्रथा, ये सब प्रचलन में था, ठीक है। वहां पे दास प्रथा भी, मतलब दास प्रथा वहां पे नहीं था, ये भी देखा गया है। तो यहाँ पे मेन रूप से देखा जाएगा कि आपको वर्ण व्यवस्था, कर्म प्रथा, लोग शाकाहारी मांसाहारी हुआ करते थे, दोनों प्रकार के लोग थे। तो ये था सामाजिक जीवन से संबंधित। और फिर जब आर्थिक पर हम लोग आते हैं तो मुख्य आधार पशुपालन को माना जाता है। उसके बाद देखेंगे गाय का बहुत ज्यादा महत्व था। कृषि पर चर्चा 24 बार किया गया, कृषि को दूसरे नंबर में रखा गया था अर्थव्यवस्था के आधार पर। उसका धातु का प्रयोग हम लोग तांबा और कांसा को देख लिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आर्यों का राजनीतिक जीवन संबंधित कुछ बात कर लेते हैं, मतलब कि राजनीतिक जीवन वो लोग का कैसा था, आर्य लोगों का, वैदिक सभ्यताओं का राजनीतिक जीवन कैसा था। मतलब किसी भी क्षेत्र को, किसी भी समूह को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे शासन प्रशासन का जरूरत होता है। तो उसी शासन प्रशासन का व्यवस्था उस समय कैसा था, लोग कैसे रहा करते थे, कैसे उस सब चीज को मेंटेन किया जाता था, उसको भी थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। तो आर्यों का प्रशासन के बारे में अगर हम बात कर लें कि आर्यों का प्रशासन कैसा था, तो वो लोग जो थे उस समय के, जो भी लोग थे, जो क्षेत्रफल था वहां का, वहां पे जो लोग बसे हुए थे वो कबीले के रूप में रहा करते थे, ठीक है। और यही कबीला को कोई, मतलब लोग वहां के जन बोला करते थे। कबीला को एक रूप में जन के भी नाम से जाना जाता था, मतलब ये कबीला का जब क्षेत्रफल बड़ा हो जाता था उसको जन कहा करते थे। और उसी जन का जो प्रधान होता था, ठीक है। आज आप इसे जिला कहते हैं, राज्य कहते हैं, देश कहते हैं, लेकिन उस समय क्या था, कबीला था, एक छोटे छोटे कबीला बना के लोग रहते थे, और वही कबीले जब मिलते थे जन कहलाते थे। और उसी जन का जो प्रधान होता था वो राजन कहलाता था। अब ये राजन कौन है, तो राजा है, उसी में से एक समूह में से एक चुना करके राजा के पद पर उसको बिठाया जाता था, जिसे हम लोग राजन के नाम से जानते थे, ठीक है। जन था, उसका राजा राजन कहलाता था। क्लियर हो गया। तो ये चीज क्या होता है कि यहाँ पे लोगों का अधिकार दिया गया था राजा को, लेकिन उतने भी अधिकार नहीं प्राप्त थे। यही खास बात है कि इस समय के जो राजा थे, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के जो राजा थे, उसको एक सीमित अधिकार प्राप्त थे, मतलब कि वो सारे डिसीजन नहीं ले सकता था। अभी जितना डिसीजन मिल जाता है, जितना अधिकार दिया गया है हमारे राजा को, मतलब आज देख सकते हैं राज्य में जो मुख्यमंत्री है, देश में जो प्रधानमंत्री है, उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन उस समय के जो कबीले के राजा होते थे उनको उतने अधिकार प्राप्त नहीं थे, क्योंकि उनके सहायता के लिए बहुत सारी चीजें बनाई गई थी, बहुत सारे संस्था बनाए गए थे, जिसके बिना राजा कुछ भी नहीं था। तो राजा को एक सीमित अधिकार उस समय प्राप्त था। लेकिन यही जब समय आता है उत्तर वैदिक काल का, तो राजा का वंश, मतलब कि वंशानुगत हो गया था, वहां के राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और बहुत सारे अधिकार जो है राजा अपने पास ले लिया था। लेकिन कब, उत्तर वैदिक काल में, यहां पे नहीं। तो समझना आपको क्या है कि राजा जो था
कबीले का प्रधान होता था, मतलब जन का प्रधान राजन होता था। उसके बाद हम देखें कि इस राजा को क्या प्राप्त था, तो राजा के सहायता के लिए, कि राजा को कोई सहायता दे, उसको सलाहकार, उसके लिए क्या होते थे कि वहां पे सभा को, मतलब संस्था थी, कुछ संस्था बनाई गई थी, इसमें 4 फेमस है, सभा, समिति, विदत और गण। ये 4 संस्था का मतलब वहां पे किया गया था प्रयोग, जो कि राजा को क्या करते थे, सहायता प्रदान करते थे। तो सभा क्या था, सभा कहते थे कुलीन सभा, मतलब यहाँ पे कई शिक्षित लोग की सभा थी। यहाँ पे वो लोग जो थे उसी समूह में, जो समूह में रहते थे, वो कबीले में जो रहते थे लोग, उसी समूह में से कुछ लोग को कुलीन मतलब पढ़े लिखे लोग थे, थोड़ा बुद्धिमान थे, उनके द्वारा राजा को सहायता प्रदान किया जाता था, कुछ सलाह दिया जाता था, उसके अनुसार काम होता था। फिर समिति थी, जो आम सभा थी, जहाँ पे सारे लोग आ सकते थे, वहाँ पे रहने वाले कबीले में जितने रहने वाले लोग थे सब मतलब वहाँ पे आ सकते थे, उस सभा में भाग ले सकते थे, वहाँ का सुन सकते थे, कोई व्यवस्था को लागू कर सकते थे, ये सब चीज़ था। उसके बाद देखेंगे विदत भी था। वहाँ पे विदत में क्या होता था, खास करके कि बुद्धिमान लोग वहाँ पे, मतलब जितने भी ज़्यादा बुद्धिमान है और वृद्ध लोग, खास करके जो अनुभवी लोग हैं, वहाँ पे वो भाग लिया करते थे, उनके द्वारा राजा को जो है सलाह दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या देखिए आप, सभा, समिति और विदत और गण, ये 4 ऐसे संस्था थी जो राजा को क्या किया करता था कि सलाह दिया करता था किसी भी मामलों में कि कैसे इस व्यवस्था को, इस प्रशासन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो राजा को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त थे खुद से। और यहाँ पे देखेंगे कि ये सभा और समिति जो है ना, इसको क्या कहा गया है, मतलब कि अथर्ववेद में, जैसे ऋग्वेद में क्या हुआ है, पूर्व वैदिक काल में वेद की चर्चा हुई है, तो यहाँ पे ऋग्वेद का चर्चा हुआ है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद को लिखा गया, इसलिए ऋग्वेदिक काल कहते हैं। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का समय आता है तो क्या हुआ था, वहां पे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का रचना हुआ था। तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है, इस सभा समिति को कहा गया है, बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियां कह के इसको संबोधित किया गया है सभा समिति को। मतलब इतना महत्वपूर्ण ये सभा, ये संगठन इतना महत्वपूर्ण हो गया उत्तर वैदिक काल जाते जाते कि इसको कहा गया कि प्रजापति। अब प्रजापति कौन है, तो आपको हम बताए थे कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता, प्रतापी देवता किसे माना गया है, तो प्रजापति को माना गया। लेकिन यहाँ पे इंद्र हैं, यहाँ पे प्रतापी देवता, पूर्व वैदिक काल के प्रतापी देवता आप देखेंगे इंद्र को माना गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को माना गया। तो उत्तर वैदिक काल में ही एक कोट, मतलब कह सकते हैं एक उदाहरण देकर समझाया गया कि सभा और समिति दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कह के संबोधित किया गया है, ये पूछता है, ठीक है। अथर्ववेद में इसकी चर्चा की गई है, तो ये याद रखिएगा, नोट करके आप लोग, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 2 महान पुरोहित भी इस समय में देखे जाते हैं, मतलब ऋग्वैदिक काल में 2 महान पुरोहित। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये राजा जो था सिर्फ इतना ही संगठन नहीं, इसको और भी बहुत ज्यादा संगठन प्रयोग करता था, ये अपने रूप में रखता था सहायता के लिए। जिसे हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे पुरोहित लोग जो थे, उस समय के जितने भी पुरोहित थे वहाँ पर, वो भी बहुत ज्यादा सहायता प्रदान किया करते थे राजा को, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, उसमें से 2 महान पुरोहित का नाम देखा गया है ऋग्वेद में, जिसके नाम वशिष्ठ थे और विश्वामित्र थे। ये थोड़ा सा गर्म दल के थे, ये नरम दल के थे, तो उतना मतलब आपको नहीं रखना चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र नाम 2 पुरोहित थे, उस समय में काफी फेमस थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लिए राजनीतिक जीवन को, यहाँ पे इसी टाइप से लोग रहा करते थे, और इस सभी समूह के द्वारा, इस सभी संगठन के द्वारा राजा को जो है सहायता प्रदान किया तथा राजा के पास सीमित शक्तियां प्राप्त थी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग धार्मिक जीवन पर। किसका धार्मिक जीवन, तो पूर्व वैदिक काल यानी आर्यों का, उस समय में शुरुआती आर्यों का, उसका धार्मिक जीवन कैसा था, वो कैसे धर्म पे विश्वास करते थे, कैसे वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते थे, उसको हम लोग देखते हैं। तो कुल वहां पे देखेंगे 33 देवताओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में 33 देवताओं का नाम है, लेकिन सबको आपको याद नहीं करना है। सबसे पहले आपको यही याद करना है कि ऋग्वेद काल के प्रमुख यानी प्रतापी देवता किसे माना गया, तो इंद्र को माना गया। इंद्र क्या थे, तो ये इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, किला तोड़ने वाला, ठीक है। वर्षा का देवता भी कहा जाता है, युद्ध का नेता भी कहा जाता है इस इंद्र को, तो ये नाम से पुकारा जाता है, जो आपको बता भी चुके हैं। इनका उल्लेख जो है 250 बार मिला है, कहाँ, ऋग्वेद में 250 बार, 250 सूक्तों में इनका प्रयोग किया गया है इंद्र का। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरे महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वैदिक काल के ही दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, अग्नि के नाम से जाना जाता है। अग्नि देवता को, वो जो आग होते हैं, आग को जो है दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया, आग देवता। लेकिन वहां पे आग देवता का ही प्रयोग है, 200 बार इनका प्रयोग है, और इसी के अनुसार माना गया कि इनका महत्व उस समय में ज्यादा था, इसलिए इतना बार प्रयोग किया जाता था उस बुक में। किस बुक में, ऋग्वेद के बुक में, ठीक है। 250 बार इंद्र का, अग्नि का 200 बार। लेकिन इस अग्नि को एक दूत के रूप में भी जाना जाता था, जैसे कि यहाँ के जो लोग थे, और ईश्वर ऊपर दोनों के बीच मैंने मध्यस्थता का काम करते थे, दूत का काम करते थे। किसी मतलब आहुति के तहत कुछ मांगा जाता था पुरोहितों के द्वारा, तो भगवान सुनते थे, ऐसा कहा जाता था। तो उन दोनों के बीच जो है संबंध बनाने का काम ये अग्नि किया करते थे, इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण थे। तो
तो उसके बाद देखेंगे तीसरे महत्वपूर्ण देवता जो कि वरुण को माना गया है। वरुण क्या है? जल या समुद्र के देवता माने जाते हैं। वरुण किसके देवता हैं? जल या समुद्र के देवता वरुण को माना जाता है, जो तीसरे महत्वपूर्ण देवता माने गए थे ऋग्वैदिक काल में, जिनका उल्लेख 176 बार मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग प्रतापी देवता, प्रमुख देवता 1, 2, 3 के रूप में है। जैसे आप लोग को खास रूप से 1 को याद रखना है, 2 को भी कहीं कहीं पूछा जाता है। देखते हैं कि दूसरे प्रतापी देवता कौन थे, तो अग्नि को माना गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि देवताओं का जब भी जिक्र आता है तो आपको हम बताए थे शुरुआती बेसिक जब इसका क्लास हुआ था कि बोगाज कोई जो अभिलेख है जो कि करीब 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था, इस अभिलेख में क्या हम लोग देखे थे कि मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जैसे देवताओं का उल्लेख मिला है इस अभिलेख में। जैसे अभिलेख के माध्यम से ही ना पता चलता है बहुत सारे इतिहास के बारे में, उसका लिखा गया है ऋग्वेद में, उससे हम लोग जान पाए। तो इसी तरह से उसका पुरातात्विक स्रोत के अनुसार जान पाया, तो इसी सबसे मतलब जानकारी मिलता है कि इतिहास में क्या हुआ था। तो यही बोगाज कोई अभिलेख में लिखा गया है, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य देवताओं के बारे में दिया गया है। और सेम यही मिलता है ऋग्वैदिक काल में भी, मतलब ऋग्वेद में भी इन्हीं देवताओं का उल्लेख मिलता है। मतलब कि इन देवताओं को वहां पे वर्चस्व था, कब? ऋग्वैदिक काल में। तो धार्मिक जीवन भी आप लोग समझ लिए। तो आज का ये वीडियो जो कि था पूर्व वैदिक काल पे, जहां पे आप लोग को बेसिक ही कह सकते हैं इसको हम, जहां पे आप लोग जानकारी लिए सामाजिक जीवन के बारे में कि आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था, कैसे वो समाज में रहा करते थे, समाज कैसे आगे विकसित हुआ था। फिर आर्थिक जीवन के बारे में आप लोग जानकारी लिए। फिर राजनीतिक जीवन को आपने देखा कि कैसे वहां का प्रशासन शासन चलता था, कैसे राजा सभी चीज में विभाजित था, मतलब राजा के पास एक सीमित शक्तियां थी। और यहाँ पे सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में अथर्ववेद में लिखित किया गया है। फिर आपने समझा कि यहाँ पे कुलीन सभा किसे कहा जाता है? सभा को कुलीन सभा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कुलीन लोग उस समय के जो श्रेष्ठ लोग थे वो भाग लेते थे। और ये समिति को आम सभा कहा गया। यहाँ पे आम लोग मतलब जो भी उस समय के लोग थे ऋग्वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, वहाँ के जो समूह के लोग थे वो सब भाग लेते थे, इसलिए इसको समिति कहा गया। तो ये भी चीज पूछा जाता है। 2 महान पुरोहित को हमने देखा, जिसमें हम लोगों ने वशिष्ठ और विश्वामित्र को देखा। धार्मिक जीवन समझने के आप लोग जानकारी लिए। 33 देवताओं में इंद्र सबसे प्रथम थे, द्वितीय अग्नि को माना गया, तृतीय वरुण को माना गया। ये सभी चीज आप लोग को समझ में आ चुका होगा बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। और आप लोग को एक बात तो हम हमेशा बताते हैं कि नोट साथ में बनाते चलिए, और किसी भी बुक से, आपके पास जीके जीएस का जो भी बुक उपलब्ध है उससे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए इस सारे चीज़ों को, मतलब जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। और इसको भी आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार और देख लिए, ताकि ये सब जानकारी मतलब अभी ही याद कर लिया जाए। और जब टाइम आए रिवीजन का तो आप लोग बस एक वीडियो मात्र देखने से आपका टोटल रिवीजन हो जाए, सारा माइंडसेट आपका हो जाना चाहिए उस समय में। ठीक है, उसके बाद सारे नए स्टूडेंट को, मतलब जो भी नए स्टूडेंट है जो नए इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये सभी चीज़ करना ही चाहिए जो हम बताए। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो पूर्व वैदिक काल तो हो गया, इसके बाद का जो वीडियो आएगा उत्तर वैदिक काल आएगा, मतलब वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे, मतलब कि यहाँ के लोग तो आपने ऐसा देखा, अब उत्तर वैदिक काल के लोग कैसे थे, मतलब उनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक, धार्मिक जीवन कैसा था, ये सबको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तो उसको भी जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि वहां से एक पूरा समझ जो कि वैदिक सभ्यता संबंधित है, इस पर हम और भी वीडियोस पहले बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, इसको जाके आप लोग देखिए। पूरा सीरीज एकदम सीरियली चल रहा है, उसको आप लोग जाके देखिए, वहाँ पे सारी चीजें एकदम सीरियली चल रही है। अगर आप लोग शुरुआत से देखते आते हैं तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बनते चल जाता है। तो वैदिक सभ्यता से और भी 2-3 वीडियो बन चुका है, उसको देख लीजिए। और इसके बाद भी एक वीडियो आने वाला है उत्तर वैदिक काल को, उसको भी जरूरी है देखना आप लोग को। तो चलिए अब यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूल जाते हैं अक्सर, इसको नहीं भूलिए। और शेयर जरूर कर दीजिए उन लोगों में जिसको इसका जरूरत है, जो भी नए छात्र हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।